हाय फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, जिसमें बायो-सावर्ट लॉ पढ़ चुके हैं, एम्पियर्स लॉ पढ़ चुके हैं, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर पढ़ चुके हैं। अब जो टॉपिक आता है उसमें पहले हम लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट और फिर लेंगे टॉर्क। तो जो पहला टॉपिक है वो है आज मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है कि मान लो कोई वायर है, सर्कुलर फॉर्मेट में है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आर इसका रेडियस है, तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है उसको m से लिखा जाता है और m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए कहा जाता है। मतलब व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। एरिया किसका? इस सर्कुलर लूप का, और आई क्या है? इसमें करंट है। तो हम क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। ये है सिंगल टर्न के लिए है, मतलब अगर टर्न एक हो, इफ n इज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसे n टर्न यहां हो तो I करंट अगर इसमें हो, R इसका रेडियस हो, अब मैग्नेटिक मोमेंट को m इज इक्वल्स टू NIA कर दिया जाता है। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है? n से। इसमें तो चीज याद रखनी है, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम क्या कहेंगे? आई इंटू ए है। आई को हम किससे लिख सकते हैं? एम्पियर से। और एरिया को हम किससे लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर से। अगर हमसे पूछा जाए इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन हम किससे देंगे? देखो आई स्केलर प्रॉपर्टी है, मतलब करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो डायरेक्शन सिर्फ किसका है? एरिया का है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वो होता है जो किसका डायरेक्शन हो? एरिया का डायरेक्शन हो। डायरेक्शन सेम टू एरिया। अब एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? देखो एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। मतलब अगर कोई ये प्लेन है तो इसका एरिया होगा इधर, अगर ये प्लेन इधर है तो एरिया होगा इधर, प्लेन यू है तो एरिया होगा इधर। मतलब एरिया किधर है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस है इसके क्या है? परपेंडिकुलर होता है। तो व्हाट इज डायरेक्शन? सेम टू एरिया और परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड ऑलवेज आउटवर्ड। इसको हम राइट हैंड लॉ से भी ले सकते हैं कि अगर करंट यूं हो तो एरिया ऊपर की तरफ ले लेंगे, करंट यूं हो तो एरिया नीचे की तरफ ले लेंगे। तो हम और क्या लिख सकते हैं? राइट हैंड लॉ। अगर पूछ लिया जाए इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन के केस में हम लिखेंगे एम्पियर को लिखते हैं A से, मीटर को लिखेंगे L2, M 0 है और T भी 0 है। M फॉर मास है, L फॉर लेंथ है, A फॉर एरिया है, T फॉर टाइम है। तो क्या लिख सकते हैं? M नॉट L2 T0 A1। ये है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम किससे लिखते हैं? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर से। इस पे जब क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आता है? एक तो फ्लैट न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें करंट दिया हुआ हो, रेडियस दी हुई हो और हमसे डायरेक्ट क्या पूछ लिया जाए? मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा हमें एक प्लेन वायर दिया गया हो जिसकी लेंथ L हो। कैसे? क्वेश्चन यूं आ सकता है, वी हैव ए वायर ऑफ लेंथ L, it is then formed into स्क्वायर दे सकता है, सर्किल दे सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे सकता है। इफ I is current then find मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? देखो ये L लेंथ का वायर है, अगर हम इससे स्क्वायर बनाते हैं तो इसकी हर साइड होगी L/4, L/4 और ये भी L/4। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या लेंगे? M इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। आई की जगह क्या लिख देंगे? आई।
एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर बाई 16। अगर इस वायर से हम स्क्वायर बनाते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, आई एल स्क्वायर बाई 16। अब हम इससे बनाते हैं सर्किल। देखो एल जो लेंथ का वायर था, इससे हमने सर्किल का क्या बनाया है, 2 पाई आर। तो यहां से अगर इसकी रेडियस आर है तो हम आर इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, एल अपॉन 2 पाई। यहां से हम क्या कहेंगे, एम इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, आई इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, तो आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। देखो यहां था आई एल स्क्वायर बाई 16, यहां है एक पाई से एक पाई हटा दें तो आई एल स्क्वायर अपॉन पाई को हम बोलते हैं 3.14। अगर ऑलमोस्ट 3 ले ले या पूरा लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट मिलता है 12.52। मतलब यहां नीचे 16 से डिवाइड था, यहां किससे डिवाइड है, 12.52 से, तो ये ज्यादा है इससे। अगर इसी का हम क्या बना देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए अगर इसकी हर साइड ए हो, वैसे यहां ए की वैल्यू कितनी होगी, एल लेंथ के वायर से 3 सेम साइड बनाएंगे तो ये होगी एल बाई 3। अब अगर इसकी ये ए हो तो जो इसकी हाइट होती है वो ली जाती है √3/2a। तो यहां एरिया कितना होगा, m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, आई इंटू एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है ट्राइंगल का एरिया। तो आई इंटू हाफ इंटू बेस क्या है, √3/2a, साइड कितनी है यहाँ इसकी, l/3 इंटू ये था हाइट और बेस क्या है इसका, l/3, ये लो √3 से ये कितनी बार कटता है, √3 बार, आई एल स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो ये आता है 12√3 या आई एल स्क्वायर बाई इसकी वैल्यू होती है 1.7, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 19। ये सबसे कम है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर एक एल लेंथ के वायर को अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्म दिया जाए तो सबसे ज्यादा सर्किल का होता है, फिर स्क्वायर का होता है, और सबसे कम किसका होता है, ट्रायंगल का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है कि मान लो करंट की जगह है कोई इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। इस पे 3 चीजें हमसे पूछी जाती है, हम तीनों को डिस्कस करेंगे। क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is revolving in circular orbit of radius r with velocity v। देखो सवाल ये है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है r रेडियस की, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है, v से, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हम पढ़ते हैं m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। अब यहां डायरेक्ट करंट हमें नहीं दिया गया है, करंट की जगह पे हम करंट की डेफिनेशन जानते हैं, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q/T। और एरिया क्या लिख सकते हैं, सर्किल का एरिया क्या लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। टी है यहाँ पे टाइम। देखिए ये अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है तो टाइम, इसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है एक चक्कर में, 2 पाई आर, किस स्पीड से, v से। तो जो टाइम है वो हम दे सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी चला है, 2 पाई आर, किस स्पीड से, v से। अगर t की जगह हम ये पुट कर दें, Q/T की जगह लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन v, v ऊपर आ गया, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर। चार्ज कितना होता है, E के बराबर, तो जो m है वो कितना दे सकते हैं, हाफ, Q की जगह E, V, R।
मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना लेंगे, हाफ EV/r। इस पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, देखिए m इज इक्वल्स टू आया है हाफ EV/r। अगर इसको m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m है यहाँ पे मास, चलो इसको स्मॉल कर देते हैं और इसको हम कैपिटल रख लेते हैं, तो m इज इक्वल्स टू आएगा EV/r/2, ऊपर भी m और नीचे भी m। अब MVR को बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम J से लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, EJ/2m। बहुत बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या मिलता है, तो m और इस J को अगर नीचे ले जाएं तो क्या मिलता है, E/2m। अभी हमें इससे एक चीज और डिराइव करनी है, वो क्या है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ कितना मिलता है, EJ/2m। रोटेट कौन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू हमें मिलती है EJ/2m। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके चारों तरफ रोटेट होता है, किस एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो ये है हाइड्रोजन, जिसका बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में Z की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, मतलब बीच में एक प्रोटॉन है और बाहर कौन रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको याद होगा तो बोर अपनी थ्योरी में बताता है कि इलेक्ट्रॉन वही रोटेट हो सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो। क्या, बोर सजेस्टेड दैट J is equals to NH/2π, या बोर ने बताया था कि जो MVR है वो किसके इक्वल होना चाहिए, NH/2π के। इलेक्ट्रॉन वही रोटेट हो सकता है, तो अगर इस वैल्यू को वहां हम पुट कर दें तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, E/2m तो है ही, और J की जगह पे क्या आएगा, NH/2π। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। एन अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, हाइड्रोजन के पास हम लिखते हैं 1h1, एक इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो n की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1, तो n की जगह आएगा 1। h है प्लांक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻⁻34। 2 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 × 10⁻⁻31। 2 है 2 और ये है पाई, ये यहां से हटा दे तो बचता है -3। 19 + -3 तो -22। अगर इस पूरे को सोल्व करते हैं तो ये आता है ऑलमोस्ट 9.1 × 10⁻⁻24। क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट है एम्पियर × मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को बोर मैग्नेटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन क्या है, इसकी वैल्यू है 9.1 × 10⁻⁻24, और ये है क्या, बोर मैग्नेटोन इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मैग्नेटोन उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है जो किसी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसको यहां से हटाकर अब मैं बोर मैग्नेटोन की डेफिनेशन लिख देता हूं। बोर मैग्नेटोन, देखिए इधर क्या है बोर मैग्नेटोन, इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक पॉसिबल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट विच इज पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज revolving in first orbit of hydrogen atom। मतलब ये कह सकते हैं हम कि दुनिया में सबसे कम जो मैग्नेटिक मोमेंट पॉसिबल है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 × 10⁻⁻24 एम्पियर × मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे हैं, उनमें से नेक्स्ट है टॉर्क ऑन ए
rectangular coil in uniform magnetic field। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। देखो सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये रहा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये दो अलग अलग मैग्नेट हैं। हम ये कह सकते हैं इस मैग्नेट का यहाँ साउथ है और इस मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ है। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है साउथ टू नॉर्थ, मतलब यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड। इस पूरे जोन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं। रेक्टेंगुलर मींस ये कोई कॉइल है जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं L और विड्थ इसकी हम ले लेते हैं B। इसमें हम I करंट पास करते हैं तो देखते हैं कि ये कॉइल रोटेट होने लगती है। इस रोटेशन का रीजन ये है कि इस कॉइल पे करंट सप्लाई करने पे टॉर्क अप्लाई होता है। उस टॉर्क की वैल्यू हमें निकालनी है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क द कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is responsible for रोटेशन, जो रोटेट करवाता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के रिलेटिव ये रोटेट होता है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें दो चीजों का पता लगाना है, एक तो फोर्स का और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है ILB साइन थीटा। अगर हम इसको नाम दे दें इस रेक्टेंगुलर कॉइल को PQRS, तो देखो यहाँ पे हमारे पास चार एलिमेंट है। कौन कौन सा है? ये और ये। हम इसको नाम दे दें PQ, QR, RS और SP। इन चारों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यूं। इस पे भी यूं, इस पे भी यूं और इस पे भी यूं। हम बोल चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड को यूं। अब देखो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच यहाँ जो एंगल है वो है 90। यहाँ जो दोनों के बीच में एंगल है वो है 0, क्योंकि लेंथ भी यूं है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है। यहाँ दोनों के बीच फिर से एंगल है 90 और यहाँ फिर से एंगल या तो 0 हो सकता है और या तो 180 हो सकता है। तो फोर्स अगर इस पे लिया जाए तो F इज इक्वल्स टू ILB। लेंथ कितनी थी इसकी? L थी, इसलिए L ले लिया है, इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स बचेगा वो होगा ILB। इस पे थीटा 0 है, जब साइन 0 लेंगे तो कितना आएगा? 0। इस वजह से इस एलिमेंट का फोर्स कितना है? 0 है। इस एलिमेंट पे फिर से F इज इक्वल्स टू ILB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो F इज इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं? ILB। इस पे साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों ही केसेस में साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इस पे फोर्स कितना होगा? 0। हमें इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे टॉर्क की वैल्यू निकालनी थी और उसके लिए हमें दो चीजों का पता लगाना था, एक तो फोर्स का और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए जब ये कॉइल रोटेट होती है तो इस एक्सिस के रिलेटिव रोटेट होगी, मिडिल एक्सिस से। तो जो इस लेंथ की जो डिस्टेंस है ये होगी b/2 और इसकी भी होगी b/2। फोर्स हमारे पास है। अगर हम टॉर्क निकालना चाहें तो टो इज इक्वल्स टू, चारों पे निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? ILB। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? b/2। यहां फोर्स ही 0 है तो टॉर्क भी 0 होगा। यहां टॉर्क क्या होगा? ILB इंटू b/2।
क्योंकि इसकी भी डिस्टेंस कितनी है b/2 और इस पे फोर्स 0 है, इसलिए टॉर्क कितना होगा 0। टोटल टॉर्क अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे हम लेना चाहें तो सबको कर देंगे ऐड, तो जो टो नेट होगा वो होगा ILB b/2 प्लस 0 प्लस ILB b/2 प्लस 0। टोटल कर दें तो टो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ ये है और हाफ ये मिला के 1 हो जाएगा, तो ये होगा ILB इंटू बी। ये किसके लिए था, सिंगल टर्न के लिए है। अगर ऐसे n टर्न हो तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा NI, इन दोनों को पास लिख देते हैं U। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको क्या बोलते हैं, एरिया। L है ये और B है ये, तो L इंटू बी इसको क्या बोलेंगे, एरिया। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं NIAB। A क्या है, एरिया है। देखिए N नंबर ऑफ टर्न, I करंट, A है एरिया। NIA इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, M इंटू बी। इस टॉर्क की इस कोइल की पोजीशन के अकॉर्डिंग दो अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। मैं दोनों आपको यहां डायग्राम में दिखाता हूं। देखिए अगर ये दोनों मैग्नेट के बीच कोई इस तरह से हो तब तो जो टॉर्क है वो लिया जाता है MB, या इसी को लिखते हैं NIAB। लेकिन अगर ये कोइल कुछ एंगुलर पोजीशन पे रखी हो, मतलब ये नॉर्थ हो ये साउथ हो, यहां भी ये दोनों मैग्नेटिक पोल थे, और ये कोइल कुछ यूं रखी हो, मतलब जब हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे इधर तो यहां जो एंगल है वो कितना आए, 90 नहीं होकर थीटा आए। तो दोनों ही केसेस में, इस वायर में भी और इस वायर में भी साइन थीटा साथ में आ जाता है। तो टॉर्क की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है टो इज इक्वल्स टू NIAB इंटू साइन थीटा। इसको m बोल दें तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, MB साइन थीटा, या इसी टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, M क्रॉस B। क्योंकि अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो A क्रॉस B को क्या लिखा जा सकता है, AB साइन थीटा। तो अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पे लगने वाला जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला है NIAB साइन थीटा या टो इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा। इसी कंसेप्ट को काम में लेकर एक मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है या चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अब उसको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट अगर हम इसका समझना चाहें तो ये क्या है, देखो जैसे घर पे हम अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी चेक करना चाहें कि करंट किसी सर्किट में है या नहीं है, तो नॉर्मली हम एक टेस्टर काम में लेते हैं, जिसको पीछे से अगर यूं फिंगर टच करवा के प्लग में डालते हैं तो एक रेड लाइट उसमें ग्लो होगी अगर करंट है। अगर करंट नहीं है तो वो रेड लाइट उसमें नहीं आएगी। इसी तरह जब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट चेक किए जाते हैं या फिजिक्स के लैब में, या नॉर्मल करंट को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है जिसका नाम है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, जो किसकी तरह काम करता है, एक टेस्टर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, देखो इसमें इस कंसेप्ट को काम में लिया जाता है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर दो मैग्नेट के बीच एक रेक्टेंगुलर कोइल अभी थी तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जिसकी वैल्यू थी NIAB साइन थीटा या NIAB। ये टॉर्क क्या करता है, ये टू रोटेट, ये रोटेट करवाने का काम करता है। इस कंसेप्ट को कैसे काम में लिया जाता है कि दो कॉनकेव शेप मैग्नेट लिए जाते हैं। कॉनकेव शेप मतलब जो स्पेरिकल हो, कुछ इस तरह से। क्यों लिए जाते हैं अभी मैं समझाऊंगा आपको। इसके बीच में एक स्पेरिकल बॉल रखी होती है। देखो ये कॉनकेव इसलिए लिए गए क्योंकि अगर इस तरह के मैग्नेट के बीच में इस स्पेरिकल बॉल को रखा जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और भी कम मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई है ज्यादा।
तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा अप्लाई होता है, नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए अगर इस तरह के शेप के मैग्नेट लिए जाए तो जो डिस्टेंस है वो सब जगह से क्या हो जाती है, इक्वल। तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यूनिफॉर्म। इस बॉल के ऊपर एक वायर यूं करके लपेट दिया जाता है। इस वायर के ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है जो सामने किसी स्केल के ऊपर आकर खुलती है। ये कोई स्केल है, ये इस स्केल के ऊपर ये नीडल निकली हुई है। अब देखिए हमें करना क्या है, ये सॉफ्ट आयरन की बॉल है, दिस इज सॉफ्ट आयरन बॉल है, दिस इज स्केल है एंड दिस इज कॉनकेव शेप मैग्नेट, कॉनकेव शेप मैग्नेट। देखिए हमें करना क्या है, हम इस वायर को उठाकर प्लग में वहां लगाएंगे जहां हमें करंट चेक करना है। इस वायर को पकड़ेंगे और कहां अप्लाई कर देंगे, जहां करंट हमें चेक करना है। तो दो पॉसिबिलिटी आती है, इफ देयर इज करंट, अगर वहां करंट है, या तो सर्किट में करंट हो सकता है, या इफ देयर इज नो करंट, या तो सर्किट में वहां करंट नहीं होगा, या तो करंट होगा और या तो करंट नहीं होगा। अब अगर करंट है तो क्या होगा और अगर करंट नहीं है तो क्या होगा। अगर करंट है मींस I इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वहां टो इज इक्वल्स टू NIAB अप्लाई होगा। I है इसलिए क्या अप्लाई होगा, टो अप्लाई होगा। टॉर्क का काम क्या था, टू रोटेट, तो टॉर्क अप्लाई होने की वजह से बॉल विल रोटेट। वहां जो बॉल रखी है ये रोटेट होगी, रोटेट होगी तो साथ में कौन डिफ्लेक्ट होगा, ये स्प्रिंग नीडल हिलेगी साथ में। तो जो मिडिल स्केल पे सामने यहाँ अपना जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन देने लग जाएगा। मतलब इफ देयर इज करंट, टो इज इक्वल्स टू NIAB अप्लाई, बॉल विल रोटेट एंड नीडल विल डिफ्लेक्ट। मतलब नीडल क्या देने लग जाएगी, डिफ्लेक्शन देने लग जाएगी। तो अगर उस प्लग में उस वायर को फिट करते ही नीडल डिफ्लेक्शन देती है, मतलब वहां पे क्या है, करंट है। एंड इफ देयर इज नो करंट, और अगर वहां करंट नहीं है मींस I इज इक्वल्स टू 0 है। अब अगर I यहां 0 होगा तो टॉर्क भी क्या मिलेगा, 0। टॉर्क 0 होगा, सो देयर विल बी नो रोटेशन इन बॉल, तो बॉल रोटेट नहीं होगी, और बॉल रोटेट नहीं होगी तो नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। सो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन नीडल, तो नीडल डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो एज ए टेस्ट हम इसको कैसे काम में ले सकते हैं, अगर इस वायर को प्लग में लगाने पर ये नीडल डिफ्लेक्शन देता है तब तो वहां करंट है, और अगर नीडल डिफ्लेक्शन नहीं देता है तो वहां करंट नहीं है। तो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को किसकी तरह काम में ले सकते हैं, टेस्टर की तरह। अब हम इसके दो और छोटे पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको यहां से एक बार हटा लेता हूं मैं। देखिए हमने ये कहा है कि ये वो कॉनकेव शेप मैग्नेट थे, नॉर्थ साउथ, यहाँ बीच में वो बॉल है, ये वो वायर है और ऊपर क्या है, नीडल है। ये लो, इस पे हमने ये कहा है टॉर्क लगता है कितना, NIAB। देखो जैसे ही इस वायर को सर्किट से वापस हटाएंगे तो अगर ये नीडल यहां आ चुकी थी तो वापस यहां आएगी। मतलब अगर सर्किट में करंट है, हमने उसमें प्लग में लगाया और प्लग से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो नीडल क्या आएगी, वापस आएगी। तो इस पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क काम करता है। क्या काम करेगा, व्हेन वायर इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्किट और सर्किट बिकम्स ऑफ, अगर सर्किट ऑफ किया जाए तो क्या होगा, बॉल विल रिटर्न, बॉल वापस आएगी और ए रीस्टोरिंग टॉर्क विल एक्ट
बॉल के ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स याद करो, हम जब किसी स्प्रिंग को पकड़कर खींचते हैं तो ये वापस जाती है, उस टाइम पे इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं F इज इक्वल्स टू के एक्स। तो यूं ही जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो होगा F टो इज इक्वल्स टू के, और x तो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां जो टॉर्क लगेगा वो होगा फाई। टो इज इक्वल्स टू के फाई, ये क्या है, ये है रीस्टोरिंग टॉर्क। देखो अभी तो हम बोलते हैं कि टॉर्क कितना है, के फाई है, लेकिन जो टॉर्क लेकर गया था वो कितना था, एन आई ए बी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एन आई ए बी है वो किसके बराबर मिलता है, के फाई के। यहां से अगर आई को इधर ले जाए, के को नीचे ले आए, तो हम लिख सकते हैं फाई अपॉन आई इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के। इस फाई अपॉन आई को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। अगर दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दें तो फाई अपॉन आई आर इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन आर। आर है रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो फाई अपॉन V इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के आर। फाई अपॉन V, जैसे अगर फाई अपॉन नीचे आई था तो इसको क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। यूं ही फाई अपॉन V हो तो इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस पे क्वेश्चन आता है, हम कहते हैं व्हाट इज द रीजन दैट व्हेन एन इंक्रीज्ड, मतलब जब नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज करते हैं, देन फाई अपॉन आई इंक्रीज बट फाई अपॉन वी नोट। मीन्स अगर हम नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज होती है। देखो दिखता है एन इंक्रीज होगा तो ये पूरा इंक्रीज होगा, बट अगर एन इंक्रीज होता है तो ये फाई अपॉन वी इंक्रीज नहीं होता है। वाई? देखो यहां नीचे रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एन इंक्रीज होगा तो न ये इंक्रीज न ये इंक्रीज न ये इंक्रीज, डायरेक्ट ये इंक्रीज। मींस इफ नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज देन फाई अपॉन आई इंक्रीज। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज इसमें करते हैं तो साथ में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कौन इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का इंपैक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। बैलेंस होने की वजह से ये इंक्रीज नहीं हो पाता है। क्या आंसर देंगे, आंसर मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन एन इंक्रीज फाई अपॉन आई इंक्रीज बट फाई अपॉन वी नॉट इंक्रीज, बिकॉज व्हेन एन इंक्रीज resistance will also increase so that phi upon v becomes same। इसकी वजह से, क्योंकि साथ में कौन इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस, इसलिए फाई अपॉन वी क्या रहता है, सेम। अब हम पढ़ेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह चेंज करते हैं, वोल्टमीटर में किस तरह चेंज करते हैं। पहले हम एमीटर समझेंगे, फिर हम वोल्टमीटर समझेंगे, और फिर हम समझेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, या हम लास्ट टॉपिक भी बोल सकते हैं, जिसमें हम एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर का एनालिसिस करेंगे, और फिर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में नेक्स्ट लेक्चर में चेंज करेंगे। एमीटर क्या है, इट मेजर्स करंट इन सर्किट, ये सर्किट का करंट मेजर करता है। कैसे, देखो नंबर 1, नंबर 2, इट इज कनेक्टेड इन। अब मान लो हमें पता नहीं है कि इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मान लो यहां से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब एक आदमी है वो इसको सीरीज में कनेक्ट कर देता है, और एक आदमी ने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में ये 6 एम्पियर का करंट पूरा इसमें से आएगा, तो ये रीडिंग कितनी देगा, 6 एम्पियर।
पैरेलल में जब यहाँ 6 एम्पियर का करंट आएगा तो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो 4 एम्पियर इधर आता है, 2 एम्पियर इधर जाता है, तो एम्पियर में से कितना करंट फ्लो हुआ? 2 एम्पियर। तो ये कितनी रीडिंग दे देगा? 2 एम्पियर की, जबकि करंट था कितना? 6 एम्पियर। तो जो 6 एम्पियर रीडिंग दे रहा है उसकी वैल्यू करेक्ट है, तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा किसमें कनेक्ट किया जाएगा? सीरीज में। नंबर 3, इसका हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस। एक आदमी का कहना है कि इसका रेजिस्टेंस लो है और दूसरे का बोलना है इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो हम चेक करते हैं कौन सा सही है। देखो, अगर रेजिस्टेंस हम लो लेते हैं, कम लेते हैं, तो यहां से जब करंट आएगा तो करंट पूरा फ्लो करके आगे चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? लो है, तो एमीटर करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट क्या होगा? पास होगा। अगर ये रेजिस्टेंस हम लो की जगह पे हाई ले लें, मान लो कोई हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ही है, तो जब यहां से करंट आएगा तो हाई रेजिस्टेंस करंट को आगे पास नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत कम अमाउंट में करेगा। मतलब करंट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहां से करंट तो पास ही नहीं होगा, और होगा तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसकी रॉन्ग। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो। सेकंड पे हम चलते हैं किसमें? वोल्ट मीटर में। इसको V से शो करते हैं। इट मेजर्स वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 एंड्स। ये किसी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस पे वोल्टेज मेजर करता है या 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो इट कनेक्टेड इन, अब मान लो फिर से पता नहीं है कि सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में, तो मान लो एक आदमी इसको पैरेलल में कनेक्ट करता है और एक आदमी इसको सीरीज में कनेक्ट करता है। देखो, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इट मेजर्स वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 एंड्स। अब इस वोल्टमीटर ने एक एंड तो ये लिया है और एक एंड ये लिया है, ये इन दोनों एंड पे क्या मेजर कर रहा है? वोल्टेज। लेकिन ये एक एंड तो ये है, क्या इसने दूसरा एंड ये लिया है? नहीं लिया है। तो अगर वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो ये एक एंड तो सही लेता है, लेकिन दूसरा एंड ये नहीं ले पाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तीसरा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। फिर से मान लो पता नहीं है, ये पैरेलल में आ चुका है। इट ऑलवेज हैव लो ओब्लिक हाई रेजिस्टेंस। अब फिर से पता नहीं है कि रेजिस्टेंस इसका क्या लेना है? लो या हाई। तो देखो, एक बार के लिए तो हम इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं लो, और एक बार के लिए रेजिस्टेंस ले लेते हैं हाई। यहां पे इसका लो है और यहां पे इसका हाई है। अगर यहां से आई करंट आता है, आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। मान लो ऊपर चला जाता है I1, तो नीचे क्या आएगा? I माइनस I1। अब जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पे होगा वो होता है V इज इक्वल्स टू IR। तो I क्या होगा? I माइनस I1 इंटू R। था क्या इसके ऊपर? अगर ये नहीं होता तो I करंट इसमें से आता R रेजिस्टेंस पे, तो वोल्टेज होना था IR। लेकिन ये I1 अब यहां इसलिए आ गया है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या लिया हमने? लो। इसकी वजह से करंट कुछ ऊपर के पार्ट में भी सप्लाई हो गया है। अगर इसका रेजिस्टेंस हाई हो तो जब करंट यहां से आएगा तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ऊपर कोई करंट नहीं जाएगा, पूरा करंट आएगा इसमें। अब इसके अंदर जो वोल्टेज आएगा वो आएगा V इज इक्वल्स टू IR। ये सही है, ये गलत है। तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? हाई। इस लो को हटा देते हैं। देखो, बीच में आता है गैल्वेनोमीटर, जो हमने अभी पढ़ा था, ये था गैल्वेनोमीटर G। गैल्वेनोमीटर क्या है? इट मेजर्स करंट, इट मेजर्स वोल्टेज, लेकिन एक टेस्टर की तरह काम करता है।
ये किसकी तरह काम करता है? टेस्टर की तरह काम करता है। सीरीज पैरेलल से इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस लो हो चुका है एमीटर के लिए, हाई हो चुका है वोल्टमीटर के लिए, तो जो इसका रेजिस्टेंस है ये लिया जाता है मीडियम, नहीं तो ये कम होता है और नहीं ये ज्यादा होता है। अगर गैल्वेनोमीटर ये है मीडियम रेजिस्टेंस का, एमीटर है लो रेजिस्टेंस का और वोल्टमीटर है हाई रेजिस्टेंस का। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वो होगा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह से चेंज करते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरह से चेंज करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना हो तो रेजिस्टेंस कैसा है? मीडियम है, इसको क्या करना है? लो करना है। तो हम क्या कह देंगे? वी हैव टू रिड्यूस रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस को क्या करना है? कम। अगर चेंज करना हो इसमें, यहां मीडियम है, अब करना क्या है? हाई करना है, तो हम क्या कहेंगे? वी हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। अगर किसी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम कर दिया जाए तो वो एमीटर में चेंज हो जाता है, हाई कर दिया जाए तो वो वोल्टमीटर में चेंज कर दिया जाता है। ये करते किस तरह से हैं ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज तक का, अभी यहाँ तक का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है उसको दबा दें। थैंक्स।